मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं अभिनय को लेके, कैसे कर लेते हो? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा बौद्धिक शरारत करता हूँ, कई बार जिसके साथ शरारत करता हूँ उसको एहसास भी नहीं होता है। आज हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ईश्वर को दिखा रहे थे कि हम कितने टैलेंटेड हैं, देख लो। अपनी विदाई में भी रोया था, मैं अपनी पत्नी को ला रहा था, तो हम जो है आम महुआ परवल टमाटर के बीच के अभिनेता हैं। अब इतने सबके बीच NSD जाना है और एक्टर बनना है, तो अब इतना सब घूम फिर लिया आप। और एक्टिंग गांव में, देखिए गांव में, स्कूल कॉलेज में हम सब ने अपने अपने शहरों में सबने की होती है स्टेज पे। उसको प्रोफेशन बनाना है, ये ख्याल पहली बार कब, क्यों और कैसे आया? आई थिंक NSD पास आउट होने के बाद है। NSD पास आउट पढ़ा वैसे ही लिए? हाँ, तो मजा आ रहा है, ट्रेनिंग क्यों ले लो, नाटक, बॉम्बे आने का ख्याल, सिनेमा में जाने का ख्याल, तब तक था कि NSD पास आउट होकर थिएटर करूंगा। अच्छा, थिएटर। हाँ, मैं ये किसी कहीं टीचिंग वीचिंग करूंगा, पढ़ाऊंगा। बट पास आउट होने के बाद लगा कि यार कल्चरल मिनिस्ट्री से आपको JRF लेना होगा, या फिर NSD का चक्कर लगाना होगा, एक्सटेंशन प्रोग्राम के जो हेड हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ वर्कशॉप मिले गवर्नमेंट का इधर उधर स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में। और लगा गुरु हम तो स्पाइन झुकाएंगे नहीं, हम तो रेपेट्री में जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई हम तो वही कहीं भी विद्रोह कर सकते हैं ना। तो काफ़ी बदला हूँ मैं, मतलब मैं जितने पंथ, जितनी विचारधारा है ना, वो सब हर घाट का पानी पिया हूँ थोड़े थोड़े दिन। अच्छा, ये सवाल मेरा आने वाला आगे वैसे। हाँ, तो उसके बाद तो वो था, सही बोलिए आप। तो फिर NSD पास आउट होने के बाद लगा कि गुरु ये सब करोगे नहीं तो क्या करोगे, तो सिनेमा में जाता हूँ, प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा। और बड़ी छोटी चाहत थी, यहाँ आने के पीछे ये नहीं था कि मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं दुनिया को बता दूंगा एक्टिंग क्या होती है। नहीं, सर्वाइव कर जाऊंगा, उससे घर चल जाए, बस इतना ही ख्वाब था, इससे ज़्यादा नहीं था। बट NSD मतलब NSD आप थिएटर सीखने गए थे, तब भी आपने मतलब ऐसा कुछ इसको बहुत प्रोफेशनली नहीं सोचा? 3rd ईयर तक नहीं सोचा था कि मैं सिनेमा में जाऊंगा, और 2 बार NSD में रिजेक्ट हो गए। चलिए NSD के भी कुछ किस्से सुनिए आपके। हेलो पंकज, वैसे यादें बहुत सारी हैं तुम्हारे साथ। जब हम लोग NSD में थे, हम लोग 3rd ईयर में थे, तुम 1st ईयर में बस नए नए आए थे, और तुम लोगों का इंट्रो फेस्ट चल रहा था। तुम अपने बैच में गंदी औरत बनाए गए थे, वो भी इसलिए कि बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा डांस करते थे। तुम्हारा वो लौंडा डांस इतना फेमस हुआ। और उसी कड़ी में तुम लोगों को एक टास्क और भी मिला था, जिसमें ये टास्क था आप लोगों का कि जो 1st ईयर के बॉयज़ हैं उनको अभी अपनी जो 3rd ईयर की गर्ल्स थी उनमें से किसी एक को कविता लिख कर देनी थी। तो समय आया, सब लोग इकट्ठा हुए, मैंने इन्हीं को दिया था शायद, और तुमने मुझे वो कविता लिख कर दी। और मतलब लिखी, मतलब पत्थर पर लिख कर दी। याद आ गया। बहुत हैरानगी हुई थी, लेकिन मैं उसे जाहिर कर नहीं सकती थी, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि हमें अच्छा नहीं बोलना है, ख़राब ही बोलना है। तो मैंने बस यही कहा था, ये क्या ले आए तुम, पत्थर ले आए, वो भी स्कूल का पत्थर लेकर आ गए, और कुछ नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला। बहुत ही स्वीट याद है वो। और बस जब भी तुम्हारा जिक्र होता है, तुम्हारा काम देखती हूँ, तो वो पत्थर मुझे बहुत भयंकर रूप से याद आता है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अच्छा काम करते रहो, कर रहे हो। बहुत प्राउड फील होता है जब मैं तुम्हारा काम देखती हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। ये बात सही है। ये मेरी 3rd ईयर थी, और NSD में उस वक्त रैगिंग होता था, अब नहीं होता है, अब ख़त्म हो गया, उस वक्त होता था। बट वो बड़ा क्रिएटिव रैगिंग था, उसको वैसा रैगिंग नहीं बोलेंगे जहाँ फिजिकल हार्म कर रहे हैं, बट वो फिजिकल हार्म नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करते थे। वो लोग ईगो तोड़ते थे, वो सब रैगिंग कि इसको ईगो इसका कम करो, और कई बार वो ईगो तोड़ने में आपको समझ में नहीं आता है कि अरे ऐसा क्यों। तो ये बड़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, और बाद में मालूम चला बहुत कमाल की एक्ट्रेस है निधि। मैं इनके प्लेज देखता था, तो थोड़ी ना ये उस सब सीनियर निर्दयी लगते थे, तो उस निर्दयियों के बीच में ना ये चेहरे पे ममता लेके आती थी, तो इनको देना सेफ तो लगता था कि यार हाँ, कि ये ना थोड़ी ममता है, और थोड़ा इसको देख के लगता है कि
ये ज़्यादा नहीं टॉर्चर करेगी, या थोड़ा दिलासा आता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने कविता पत्थर पे लिख के, मुझे लगा यूनिक होगा, पत्थर पे लिख के दे देते हैं इन्हीं को। तो थैंक यू निधि, बहुत बढ़िया अभिनेत्री हैं, बहुत ही विलक्षण। मेरे थर्ड ईयर की सारी एक्ट्रेस बहुत कमाल थी। हम लोग इनके प्ले में वो क्राउड बनते थे। रॉब क्लियर का प्ले था आई थिंक, जूलियस सीजर। तो 2 परियां बनती थी, प्राची पाठक और पूर्वा जी। तो और हम बनते थे उनके सैनिक, फर्स्ट ईयर वाले भाला लेके। तो उधर प्राची, हम लोग पूर्वा जी के ग्रुप में थे, अब किसके सैनिक थे। 2 परियों के भाला लेके आ रहे हैं, ऑपोजिट वो खड़ी है। अब स्टेज पे हम ऐसे खड़े हैं तो इधर वाले को, ऑडियंस को ना, हमारा सिर्फ ये प्रोफाइल दिखेगा, ये नहीं दिखेगा ये आँख। तो इधर से आए वो चलते सो में आँख मार दे। अब सैनिक जो भाला लेके इनको आँख मार दे, अब सब ऐसे कर के पकड़े हुए हैं कि हंसना नहीं है। और उसमें ये लोग सीनियर लोग ये कर देते हैं कि इन सबको नर्वस करो, इनको उतना ला दो कि स्टेज पे कुछ भी वंडर हो जाए तो तुमको हिलना नहीं है। लेकिन एक सर्टेन टाइप ऑफ एटीट्यूड या अकड़ आप में हमेशा से रही है क्या पंकज जी, जो दुनिया को दिख नहीं पाती लेकिन अंदर से है कि मैं ये नहीं करूँगा, या मैं ये वाला थॉट रहा है कभी? नहीं रहा है। वो बहुत सटल, बहुत हम अलग हैं, नहीं रहा? नहीं। अच्छा चलिए, तो कुछ सुनवाते हैं आपको, किसी ने बताया है थोड़ा आपके बारे में। अच्छा, क्या पता वो सुन के। सुबह का वक्त है, हम सब तैयार होकर मॉर्निंग क्लास के लिए जा रहे हैं। अचानक देखता क्या हूँ कि हॉस्टल के आंगन में एक आदमी बेयर बॉडी पर बैठा है, तौलिया लपेट के, अखबार पढ़ता, हाथ में पानी की बोतल है। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या भाई, मॉर्निंग क्लास है, चलना नहीं है? अरे यार, हमने अपनी एनर्जी कहीं और के लिए बचा रखी है, ये सब तुम लोग करो, समझे? तो ये है पंकज त्रिपाठी, जिसका नाम लेते ही, मतलब जिसका याद आते ही मुझे ये सीन तो जरूर याद आता है पंकज को लेकर। तो ऐसे ही जब हमारी घनिष्ठता और बढ़ती चली गई, तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच रहा था, तो आया पास में, बोला क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ नहीं यार, भाभी की याद आ रही है। मैंने कहा समझ लो। तो बोले हाँ यार, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को, अपना हाल भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो तुम भी शादी कर चुके हो? हाँ मैंने कहा तुमने तो बताया नहीं ये बात। बोले नहीं, किससे क्या बताना, अब तुम्हारा पता चल गया तो हमने कहा छोड़ो। जब 1.5 साल बाद सेकेंड ईयर में पंकज की शादी हुई, तब हमको पता चला एक्चुअल में शादी तो अभी हुई है। तब तक हमको ये बनाए हुए थे। तो एक और किस्सा ऐसा है कि हम लोग एक नाटक कर रहे थे और नाम है उसका सभ्यतार। और नाटक कुछ ऐसा है कि समंदर के किनारे एक टापू है, और टापू में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगाए हुए थे, सेट का हिस्सा था और सारे वाइट था, हम लोग के कपड़े भी वाइट थे। डार्क, अंधेरा, रात का सीन है, ब्लू रोशनी चल रही है, और अचानक एक आदमी का फोन साफे में फंसा हुआ है और टू 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 की आवाज आ रही है। तो पहले तो ये समझ में नहीं आई बात, फोन की आवाज सिर्फ सुनी मैंने, और मैंने कहा यार क्या लोग हैं, बोल दिया साइलेंट मोड पे डाल दो, तब भी फोन बज रहा है। लेकिन ऑन सीन एक आदमी की आवाज आ रही है, सुनो भैया सीन में हूँ, नाटक चल रहा है, अभी खत्म होते साथ कॉल करता हूँ तुमको। तो ये भी हैं पंकज, जो भाभी से बात कर रहे थे। और ये कुछ हादसे जो हुए हमारे साथ, ये ड्रामा स्कूल में 3 सालों के हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं। और इन सब किस्सों का मतलब ये नहीं है कि पंकज अपने काम को लेकर कहीं सीरियस नहीं था, वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर था। अगर नहीं होता तो आज वो जिस मुकाम पे है शायद नहीं होता, है ना। तो ये बात तो खैर कहीं नहीं जा सकती, शायद नहीं होता। थैंक यू पंकज, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, आज जिस मुकाम पे हो उससे और आगे जाओ। थैंक यू। पाटिल साहब हैं ये, सदानंद पाटिल, हमारे बैचमेट, और ये बहुत काम करके आए थे, बंसीदा के रिपेट्री में थे। मैंने इसलिए बोला था ना कि मेरी भी शादी हो गई है, कि मुझे इसको ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ बैच में शादीशुदा, तो इसका वो लोड कम हो जाए कि मैं 2 लोग हैं, एक और है। आपने, मुझे यकीन है, बहुत लंबा किस्सा। हाँ, कि मतलब इसको बुरा ना लगे कि यार लोग बोलते हैं मेरे अंकल आए हैं ग्रुप में, एक शादीशुदा है टाइप। अब हमारे यहाँ भी 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग थे। 21 वाले ग्रेजुएशन पास हुआ, सिलेक्ट होके आ गया भानु,
अब पाटिल साहब हैं, रेपेट्री करके काफ़ी सीनियर काम करके आए हैं, तो मैं इसलिए बोल दिया होऊंगा कि इनको अकेला महसूस ना हो कि मैं ही शादी से। बोला मैं भी हूँ भाई, बताया नहीं। बोला अब आप क्या बताते, आप पहले बता दिए। और हुई आपकी सेकेंड ईयर में? थर्ड ईयर में, पास आउट अच्छा, होने third- के कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। अच्छा चलिए उसका भी किस्सा सुन लेता हूँ। हाय पंकज, क्या हाल है? सब बढ़िया? सुकुमार, मुझे लगता है कि पंकज से रिलैक्स बंदा दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे हिसाब से पंकज सबसे ज्यादा रिलैक्स बंदा है वर्ल्ड में। उसे कहीं भी सुला दीजिए वो सो जाता है, ठीक है, चाहे वो क्लासरूम हो या मतलब कहीं भी हो, स्टूडेंट लाइफ में कभी भी मतलब जगह मिल जाए बस सोने की, तो सो जाता है। एक किस्सा उसका याद है, शादी के समय का। हम लोग पूरे बैच SRFTI गए थे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए। तो उसकी शादी के एक दिन पहले हम लोगों को पता चलता कि कल शादी है और बारात लेकर जाना है। दूसरे दिन सारे लोग तैयारी सुबह से कर दिए कि कोई मतलब कपड़े लेके आ रहा है, कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई बाल बना रहा है। शाम को अचानक मैं 6 बजे देखता हूँ कि पंकज जो है वो 2-3 मित्रों के साथ कहीं से आ रहे हैं और मैं सलून से मतलब अपना मतलब दाढ़ी वाड़ी से करके आ रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पंकज ना दाढ़ी से किया हुआ है ना नहाया है। मैंने पूछा भाई क्या हाल है, तुम तो तैयारी नहीं की है वो अभी तक? तो इतने रिलैक्स होके वो बोलता है अगर शादी तो है, हो जाएगी, करेंगे शादी। अरे हम उसको मतलब लेके गए हॉस्टल में और वहाँ मतलब जो लड़कियाँ थी हमारे बैच की, उन्होंने उसको अपने मेकअप किट से कुछ दिए होंगे, वो पैनकेक वगैरह उसने मेकअप किया। वही हमारे बैच की कुछ लड़कियाँ मतलब उसकी मेकअप किए। फिर रात को हम 12 लेके मतलब शादी में चल पड़े। कहने का मतलब ये कि वो बहुत रिलैक्स है। और खाना जो वो बोलते हैं कि वो शेफ है, मैंने तो उनके हाथ का बनाया हुआ खाना भी खाया है। एक बार हुआ ये कि उन्होंने मुझे अपने मलाड़ वाले घर पे लेके गए कि आज वहाँ चलना है और खाना खाना। मुझे लगा कि कोई नॉनवेज वगैरह खिलाएगा, बढ़िया डिश बना के खिलाएगा। रास्ते में मैंने उसको 2-3 बार बोला भाई तुम तो चिकन विकन कुछ लेके नहीं जा रहे हो, क्या बनाओगे क्या? वो रिलैक्स होके बोला कि कुछ नहीं, तुम चलो तो सही। हम कमरे पे गए और उन्होंने तौरी काटना शुरू करा। तौरी जो कि मैं पहले खाता नहीं था, लेकिन उसने बोला कि मतलब रुक जा मैं बनाता हूँ, कुछ बढ़िया ही बनाऊंगा। तो तौरी काट के उसने उसका ड्राई सब्जी बनाया, इतना टेस्टी बनाया कि आप मतलब कहीं भी मतलब किसी 5 स्टार होटल में भी इस तरह का मतलब स्वाद नहीं। और वो दिन है और आज का दिन है। तो तौरी जब भी मैं बनाता हूँ उसी स्टाइल में ही बनाता हूँ, उसी समय मुझे पंकज की याद है। छोटे छोटे कुछ किस्से हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी पंकज जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे भी इस तरह से काम करते रहिए। हम लोगों की मतलब प्रार्थना है, दुआ है भगवान से कि आप तरक्की करते रहे और स्वस्थ रहे जीवन में। धन्यवाद। धन्यवाद टूडू जी। जी बोल रहा है। मुझे लग रहा है तुरई मुझे भी आपके हाथ की खानी तुरई, पड़ेगी। हाँ। तुरई नहीं खाती मैं। अरे तो मैं एक बार खिला दूंगा, आपको भी हाथ लग जाएगी। मुझे याद है वो किस्सा। बोला यार तुम हमले चल ना, तू रुक जा। तो तुरई मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो ये टुड्डू है, मेरे बैचमेट हैं, उड़ीसा से थे, बहुत बढ़िया एक्टर है। अभी महारानी में आया है एक ठीक ठाक अच्छे रोल में, दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही कमाल का एक्टर है। तो हाँ क्या किस्सा था, क्या बात थी? तुरई थी ये तो तुरई, हाँ। लेकिन अब सब NSD के सब दोस्तों ने आपकी शादी का जिक्र किया है। हाँ तो ये SRFTI में उस दिन लेट होने का कारण था ना कि पटना से शताब्दी एक्सप्रेस आ रही थी कोलकाता, मेरे घर वाले आ रहे थे 14 जनवरी। वहाँ कोहरा होता है, ट्रेन लेट, और मैं बाबू घाट मैंने हावड़ा स्टेशन और बाबू घाट के बीच स्टीमर का दिन भर का टिकट ले लिया था। अब कि प्लेटफॉर्म पर रुकूँ या स्टीमर में घूमूँ, तो मैं इस पार से उस पार बाबू घाट आऊँ, दिन भर का टिकट है, उतरूँ भी नहीं, उसी में वापस हावड़ा जाऊँ, फिर इधर आऊँ। और कि वो जन शताब्दी कब आएगी, 4 घंटे लेट है, क्या करूँ 4 घंटे, SRFTI दूर है जहाँ हमें रुकना था। तो मैं बाबू घाट इधर, फिर 6 बजे चला कि अभी और लेट है, हमको लगा बारात जाना है यार, लेट है। हम फ़ोन पे बात हुई, लोग बोले तुम जाओ रेडी हो, हम लोग सीधे वहीं आएंगे घर वाले। तो मैं गया SRFTI और दोस्तों के साथ ये लड़ाई सच है। मेरा हल्दी मेरे बैच की लड़कियां लगाई थी, सुप्रिया, अदिति, बबीता पांडे, वत्सला पटेल
वेदावती फूकन, 5 लड़कियां थी मेरे बैच में। विद्यावती असम में है, बत्सला तो बॉम्बे में है, सुप्रिया थिएटर करती है, अदिति से परसों मिला दिल्ली में। तो उन्हीं लोगों ने हल्दी लगा के भेजा था। आपकी शादी के किस्सों की भी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपका NSD का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये पूरा, बहुत सारे हैं, मैंने सोचा एक आपको दे दूं। अरे बाप रे कितने पेज हमने फ्रेम कराए? 8-10। ओहो, ये पूरा है आपका। अच्छा NSD इतना संभाल के रखती है? अरे निकलवाने वालों को भी कुछ क्रेडिट दे दीजिए यार। ये भरा कौन था? ये आपका धन्यवाद। आवेदक के हस्ताक्षर हैं आपके इसमें। आई थिंक मुझे पूछना पड़ेगा। ये क्या लिखा है आपने? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेक्शन 8। तो मैं इतना अच्छा लिखता था क्या? अरे देखिए, व्हाई डू, आपने क्वेश्चन व्हाई डू पीपल गो टू सी अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, राइट एंड ब्रीफ। तो आपने बकायदा पूरा अंग्रेजी में, इंग्लिश में सब बहुत मेहनत करके लिखा होगा वो। अरे राम राम, अरे थैंक यू। ये बहुत, हमें लगा कि क्या ऐसा लाएं आपके लिए जो बहुत ही, ये बहुत खास ये है। पूरा फॉर्म है आपका। तो आप ये सारे, अरे यार ये बहुत सही चीज ला दिया आप। ये क्या है? अच्छा, ये आपका प्रमाण पत्र है। बसंत कुमार जी ने आपका प्रमाण पत्र लिखा था। वो बसंत भैया नहीं रहे। आपका विश्वासी पंकज त्रिपाठी, 3य वर्ष, टू द डीन, अवकाश हेतु। ओहो, आपने अवकाश के लिए चिट्ठी लिखी है। माँ की तबीयत खराब शायद। मेरे पसंदीदा लेखक मोहन राकेश हैं। हाँ, उस समय थे, अभी भी हैं जो लास्ट की तो ये आषाढ़ का एक दिन पे लिखा हूँ। यार ये बड़ी सही चीज ला दी, एकेडमिक पूरा रोने का जुगाड़ करवा दिए हैं आप। मैं वहाँ जाने के पहले जाते हैं कि जाती ही पूछो साधु की डायरेक्ट कर चुका था 2000 में विजय तेंदुलकर सर का नाटक। अनुराधा मैम के साथ नौलखा किया था। एक प्ले था जिसका जब पहली बार मैं जापान गया था इसी प्ले को करने, टोक्यो 99 में। मैं आपसे पूछना रही थी कि पहली विदेश यात्रा फिर कब हुई? टोक्यो, तभी मुझे याद आया वो राशि फल वाला ये किस्सा। तो टोक्यो के लिए गया फ्लाइट में, पहली बार मैं जीवन में इंटरनेशनल फ्लाइट में ही बैठा हूँ, और उसी यात्रा के लिए पासपोर्ट बना था मेरा। और अनुराधा, लेकिन ये NSD से पहले की बात है? NSD से पटना पहले, NSD से पहले पटना से। अनुराधा मैम ने, अनुराधा कपूर जो डायरेक्टर हैं, एक मेरा प्ले देखा था रेणु जी की 3 कहानियों का, और प्ले देख के उनको बहुत अच्छा लगा। आई ग्रीन रूम में मिले श्री राम सेंटर में, तो विजय को बोली विजय वो एक्टर से मिलवाओ मुझे, वो जो वो रोल किया था। तो विजय भैया ले रहे, अनुराधा जी आई हैं, अनामिका जी भी थी आई थिंक उनके साथ। तो तुम, मैं नमस्ते पैर छुआ, जो भी नमस्ते किया, बहुत अच्छा किए तुम, कहाँ से सीखे पढ़े हो? हम बोले नहीं पढ़ा नहीं हो। तो उनको लगा कहीं से ट्रेनिंग BA किया होगा। तो क्या करते हो? मैं किस्सा को, तब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे? होटल मैनेजमेंट कर रहा था, लेकिन उनको होटल वाली कहानी ना बता। बोला मैं तो फार्मर हूँ, खेती करता हूँ, जब टाइम मिलता है तो नाटक कर लेता हूँ। तो और प्रभावित हो गई कि यार ये छुट्टियों में खेती कर लेता है जब, और नाटक बीच में आके नाटक कर लेता है, तो कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली लगेगा ना, थिएटर और फार्मिंग। तो अच्छा ये लोगों को ना लगे कि मैं तो खैर अनुराधा जी को बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे इस प्ले के लिए बुलाया, और मैं बोला पासपोर्ट नहीं है, PP नंबर, सूचना की क्रांति नहीं आई थी। एक पड़ोसी का लैंडलाइन नंबर पे उनका फ़ोन आया, वो मुझे शाम को बताए कल का मीटिंग तय हुआ इतने बजे। दोबारा फ़ोन की अनुराधा जी कि पासपोर्ट, में बोला नहीं है मेरे पास। तो बोली ठीक है तो तुम बनवा लो। मैं बोला मैं करता हूँ। फिर व्यवस्था हुआ, डॉक्यूमेंट लाए गए। फिर मेरा, अब मुझे तुरंत पासपोर्ट चाहिए, तो तत्काल में एक IPS का सिग्नेचर चाहिए कि मैं इनको जानता हूँ, तभी तत्काल पासपोर्ट मिलेगा। तो विश्वरंजन जी थे तब, आई थिंक अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, DGP रहे हैं कहीं के। तो उन तक मेरे ग्रुप वाले जानते थे। मैं पटना में कुछ नाटक करने लगा तो थोड़ा नेटवर्क बन गया था। बड़े डॉक्टर्स को पकड़ लिया था मैं। वॉक करने जाते थे तो मैं भी वॉक करने लगता था। उनको मुझे मालूम था इसमें कुछ लोग लंदन से पढ़ के आए हैं FRCH करके। तो मैं चलते चलते अचानक ओथेलो और मिडनाइट कुछ शेक्सपियर की टाइप की हरकत बातें कर दूँ।
गांधीनगर टाइप में कौन शेक्सपियर की बात कर रहा है। तो फिर वो सब जुड़ गए और मुझे पैसे भी देते थे चंदा नाटक करने के लिए। तो खैर किस्सा को तो थे ही। ये बहुत अच्छा किया, थैंक यू ये इस सब आपका के last, लिए, आपका पूरा थैंक NSD यू। का form complete। ये मैं कभी नहीं ले पाता और कभी नहीं निकाल पाता, मुझे ना इसकी कीमत समझ में आती। ये तो बेशकीमती है मुझे लग रहा हाँ है। हाँ, इसको अब मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मेरे घर में अब देखेंगे कोई तस्वीर नहीं है यहाँ, जो भी फ्रेम पिछले वाले का घर का ही है, मेरे घर का नहीं है, तो मैं इन्हीं को लगा दूंगा, तो हम्बल बना रहूँगा। वो आवेदन पत्र जरूर डालिए। वो आवेदन एक पत्र तो छुट्टी कमाल होती- ही है, कमाल ही है। मुझे याद है ये तस्वीर ना अनुराधा मैम के वीज़ा के लिए हमने दिल्ली के महारानी बाग में एक स्टूडियो में खिंचवाया था। दिल्ली के महारानी बाग के एक स्टूडियो का है ये तस्वीर, और ये वीज़ा के लिए खींचे गए थे। उस साल में NSD 2 बार हो गया था, मैं तिबारा नहीं दे रहा था, थर्ड टाइम जापान होके आ गया। मुझे लगा अब क्या यार, टोक्यो तक नाटक कर लिया, अब क्या पढ़ना। फिर राग दरबारी हमने भारत रंग महोत्सव में शो किया, मैं शिलाल शुक्ल जी की कहानी। तो लौट रहा था तो अनुराधा मैम मिल गई NSD कैंपस में, बोली तुम फॉर्म भरे? मैं बोला नहीं मैम। कहाँ जाना है? सिंगापुर जाना है। उस समय सिंगापुर में एक ड्रामा स्कूल खुला था, सिंगापुर जाओगे? तो मैं बोला हाँ। बोली वहाँ तो, क्योंकि सिंगापुर ड्रामा स्कूल के जो डायरेक्टर थे वहीं प्ले राइट थे नौलखा के, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस टोक्यो में देखी थी, और सारे ट्रेंड एक्टर थे, मैं इकलौता नॉन ट्रेंड था, सब NSD पास आउट थे, मैं इकलौता नॉन NSD का था। तो उनको जानकारी मिला तो बोल दिए तुम्हें आना है तो सिंगापुर आ जाओ, एडमिशन मिल जाएगा, फॉर्म भर देना इस साल। तो अनुराधा जी बोली कि देखो वो नया स्कूल है, अभी शुरू हुआ है और वहाँ तो जा ही सकते हो, इसका भर दो, इस बार दे दो। फिर से दे दो। तो मैं वापस गेट के बाहर आ गया था और फिर अंदर गया वापस और NSD का फॉर्म खरीदा। ये वाला और ये तस्वीर मेरे पास वीज़ा की तस्वीर बची थी ये वाली, तो इसको लगा दिया। तो वीज़ा के लिए खिंचवाते हैं ना, दाढ़ी वाढ़ी काट के, कान दोनों दिखने चाहिए। ये देखिए आप ध्यान से, इसमें कान आपको प्रोमिनेंट दिखेंगे, क्योंकि क्या पता कान दिख नहीं रहा, इसी चक्कर में एयरपोर्ट से डिपोर्ट वापस लौटा दिया है, तुम्हारे कान दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा कान खींच के क्लियर देखिए मेरे दोनों कान। तो बहुत बढ़िया है ये, थैंक यू। अच्छा ये मेरा ही है ना अब तो? ये अब आपका है, ये ठीक आपकी है। संपत्ति है। चलिए अब NSD भी हो गया। अच्छा एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप और मैं एक ही समय के परवरिश रही है, पले बड़े। इतने सबके बीच घर वालों से एक वो नहीं पड़ रहा था कि भाई अरे ढंग की नौकरी पकड़ो, पंकज क्या कर रहे हो? कोई आप बहुत पैसे वाले घर से तो आए नहीं थे कि बेटा चाहे जो करे। ये कैसे नहीं हो रहा था? कभी नहीं हुआ, कभी मेरे पिताजी ने, भाई ने, माँ ने कभी नहीं बोला कि तुम कर क्या रहे हो, पैसा कुछ करो। और घर से पैसा आ रहा था इस समय तक NSD तक? हाँ NSD के पहले नहीं, होटल में जब नौकरी शुरू किया ना 98 में, तो मैंने पैसे लेने बंद कर दिए। मैं बोला मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने जीविका लायक होटल से कमा लेता हूँ। फिर NSD में 3 साल स्टाइपेंड मिलते हैं, तो वहाँ भी आपको ज़रूरत नहीं है। निकलने के बाद मैं अपनी जीविका लायक कमा लेता था, और मैंने उसी समय वो गणित बिठा रखा था कि कमासुत पत्नी ढूंढ लो। तो प्रेमिका को जो थी पहले बोल दिए थे तुम B.Ed कर लो, मेरा तो भरोसा नहीं, तो वो टीचिंग का ट्रेनिंग लेके बॉम्बे आए हम लोग। तो मैं 90 के बाद घर से मैंने पैसे नहीं लिए कभी भी। लेकिन शादी की राह आसान तो थी नहीं, काफी विरोध था सबका। वो तो अब पारंपरिक माहौल में मेरे गांव का या मेरे परिवार का शायद पहला प्रेम विवाह था, तो अवरुद्ध तो हुआ, नहीं होता तब दिक्कत हो जाती। कितने प्रोग्रेसिव लोग हैं यार, एक्टिंग करूंगा जाओ, प्रेम विवाह करूंगा जाओ, तो थोड़े तो बाधाएं होनी चाहिए ना, तो थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। एक मैसेज आपको सुनवा रहे हैं या बाबू के साथ ग्रीन वाला सुन- हर लम्हा को मैंने बहुत सजो कर रखा, बहुत सजो कर रखा। जब सबसे पहले मेरी देवरानी से उनकी मुलाकात, उन्होंने आकर मुझे बताया था कि मेरा सेटिंग हो गया। उस समय मैंने मजाक के रूप में लिया, लेकिन जब वो फ्रिक्वेंटली कोलकाता जाने लगे जो तब आकर सीरियस हो, बताते थे कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसे हो रहा है, मुझे बहुत पसंद है। सही में पसंद की बात ही थी, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जब NSD में जाने के बाद से अब हुआ कि एक बात खुलकर सामने आ गई कि बाबू मुझसे शादी करेंगे। इस पर मेरे घर में सिपाही विद्रोह हो गया, खास करके ये हिस्ट्री के टीचर है ना, फैमिली के लिए एक म्यूचुअल इस तरह की शादी के लिए लोग क्या कहेंगे।
यही बात सामने आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे। बहुत समझाने के बाद से ऐसा हुआ कि मेरा एक तो सामाजिक बहिष्कार होता है, मेरा पारिवारिक बहिष्कार हो गया। और मेरे साथ ऐसा था कि ऐसा रिलेशन उनका था कि उनकी हर गलती के लिए मुझे डांट मिलता था। और वो कहा, वे शायद इस चीज को समझते थे, कहते थे कि आप अपने मुंह से कुछ मत कीजिएगा, जो कहना है कह दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जो भी हो, जितना भी कुछ लगे, लेकिन बाबू की खुशी नहीं है, मेरी खुशी है और मैं प्रयास करूँगी। तो अच्छा लगा कि मैं बाबू के लिए इतना भी कर पाई। भाभी हैं मेरी, रीता तिवारी, इतिहास की टीचर हैं, पढ़ाती हैं और ग्रेजुएशन करके आई थी रांची से, रांची में पढ़ती थी। तो फिर हम लोग वापस पटना में छोटा सा घर बना और मैं लेके आया, इनको पढ़ना था, मास्टर करना था। तो वापस पटना आई और वो 2 रूम का घर था हमारा, टीन का छत थी उसी में। तो वहाँ से इन्होंने मास्टर किया, फिर टीचर ट्रेनिंग की, फिर अब टीचर बनी। 2 बच्चे इनके हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने मास्टर किया है। और तो बहुत कर्मठ जुझारू महिला है। तो आपके साथ खड़ी रही हैं मेरे आपके साथ। संघर्ष के दिनों में पटना के मेरा 93 टू 2000 संघर्ष के दिनों में नहीं, वो दिन जब नाटक वाटक होटल बहुत कुछ, तो हम साथ वो पटना में तब ये उस समय थी, बच्चे थे, भाभी थी, 2 कमरों का घर था, ये लोग उधर रहते थे, मैं बाहर वाले में रहता था। तो हाँ, उस समय चूँकि थोड़ी अर्बन अपब्रिंगिंग थी, रांची में रही थी और पहला केस था परिवार में, तो इन्होंने बाबूजी तो मेरे, उनको कोई कभी आपत्ति नहीं होती है। मेरे भैया थोड़े से रूढ़िवादी अप्रोच के थे, अभी भी थोड़े से हैं। तो विरोध क्या था कि अपनी पसंद से क्यों कर रहा है? हाँ, अपनी पसंद से क्यों कर रहा है, और भी नाना प्रकार के विरोध थे कि इस कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मेरी सास को भी समस्या थी कि वो करता क्या है, जो मेरी पत्नी की माँ है। बातबाजी में उस समय मुझे भी लगता था कि इनको बहुत दिक्कत है, अब लगता है कि नहीं, उनकी बेटी थी तो क्यों नहीं होगा दिक्कत। और आपका लव एट फर्स्ट साइट था, तो काफी बचपन में ही हो गया? लव एट फर्स्ट साइट के पहले वाला था, जब देखा नहीं था। तो वो ऐसे मैं सुना था कि एक लड़की है उधर बहुत हिरन की तरह टाइप, तो सुन के ही हम बस ये हो गए थे। तो उसके बाद देखे तो थोड़ा झुकाव हुआ। दोनों को लव एट फर्स्ट साइट था या सिर्फ आपका? ना, दोनों को नहीं था। मुझे तो हमेशा लव एट फर्स्ट साइट ही होता रहा। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या एक ही बार प्रेम हुआ है जो शादी में हो गया, या उससे आसपास और प्रेम हुए हैं आपको? गंभीर प्रेम एक ही बार हुआ है। हाँ। बट छोटा मोटा प्रेम तो कई बार हुआ है, जब प्रेमिका को भी पता नहीं है कि इनको प्रेम हुआ है कि वो उसको भी नहीं मालूम है कि वो उस मसाला पीस रही थी और पप्पू जाके बोलता है कि तुम अब किसी और की हो चुकी हो। वो रुक जाती है, बोलती है क्या, मैं किसी और की हो चुकी हूँ? बोला हाँ, मैं किसकी हो चुकी हूँ? उसको मालूम ही नहीं है। बोला उनको, बोला वो कौन है? तो वो उधर है। मुझे तो नहीं मालूम है कौन है वो, तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन तुम उनकी हो चुकी हो। तो ऐसे टाइप के गांव में नहीं, गांव के बाहर पटना में, वो तो ट्रेन में किसी को ट्रेन छोड़ने गए थे और ट्रेन खुल गई, पैर वैर छू के, खिड़कियां आपके सामने से गुजर रही हैं, 4 खिड़की निकली थी, 5वें खिड़की पे एक बहुत, ट्रेन साउथ जा रही थी केरल, पटना से, 5वें खिड़की पे एक बेहद खूबसूरत केरल की लड़की थी। वो केरल का फीचर थोड़ा अलग होता है ना, सुंदर घुंघराले बाल, और मैं 4 खिड़की के बाद 5वां खिड़की पे देखा ये कौन है, और मैं उस खिड़की के साथ चलने लगा। जिनको छोड़ने गया था वो हाथ हिला रहे हैं, मैं उनके हाथ को भी देख नहीं रहा हूँ। अब मैं किसी और को छोड़ रहा हूँ कि आप जा रही हैं, आप चली जाएंगी, क्या ये ट्रेन अभी भी रुक सकती है? मनी मन आंखों में मेरा कहानी चल रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है कि हुई दिस, कौन मुझे हाथ हिलाने लगा अचानक प्लेटफॉर्म पे। छोड़ने गए थे किसी और को, छोड़ रहे हैं किसी और को, और छूटने का दुख हो रहा है कि ये ट्रेन रुक क्यों नहीं सकती है, क्या सिग्नल अभी भी लाल होगा? भगवान, मैं सोच के नहीं आई थी कि पंकज जी के साथ इतना हंसेंगे हम बैठकर। नहीं, जीवन में हंसी के सिवाय क्या है। थोड़ा गंभीर सुन लेते हैं कि जो विरोध शादी का हो रहा था वापस वहां आ जाते हैं। उन दिनों पंकज का कोई काम नहीं था, पहले लाइन में आ गए। मन में तो कोई भी माँ यही चाहेगी ना कि हमसे हमारे बड़े घर में जाए, लड़की सुखी रहे। पढ़ी लिखी लड़की थी, 3-3, 4-4 डिग्रियां उसके पास थी, खूबसूरत है। ये सब होते हुए हमको तो थोड़ा ये लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो थोड़ा मन में तो था। और सही बात है, हमको तो उन दिनों ऐसा लग रहा था।
तो अगर ये पता होता कि आज हमको ये दिन देखना होगा, मेरा दामाद इतने बड़ा ऊंचे शिखर पे चढ़ जाएगा, इतना नाम करेगा, उसके नाम से हम लोग इतने नाम कमाएंगे, आज उसी के नाम से ना ये सब दिन देखने को मिल रहा, तब तो हम कल के बजाय 2 दिन पहले ही कर दिए होते। तो यही है, उन दिनों थोड़ा था, ये बात सही है। बिल्कुल सही बोल रही हैं। और मुझे भी उन दिनों आपत्ति होती थी कि ऐसा क्यों कर रही हैं ये। अब समझता हूँ, चूँकि मैं बेटी का पिता हूँ खुद, तो कोई भी माँ चाहेगी नहीं हमारी बच्चे जिस युवक के साथ शादी करना चाह रही है तो क्या वो कैसे रखेगा, क्या करेगा, काम धाम कुछ नहीं करता है, ना ही कोई हमारे पास वैसी डिग्री थी, डॉक्टरी इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्रियाँ, नाटक करते हैं गाँव में, नाटक और काम क्या करते हैं, बोले नाटक काम है। तो नाटक करने के बाद लोग पूछते थे नहीं काम क्या करते हैं, काम क्या से? नहीं नाटक काम, बोले नाटक कैसे काम हो सकता है। हरिप्रसाद चौरसिया जी से किसी ने पूछ लिया था कि बांसुरी तो ठीक है, पर और क्या करते हैं? तो घर चलाने के लिए क्या करते हैं, मतलब बांसुरी बजाते हैं, अच्छा कितना मिल जाता होगा रोज। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उचित है उनका कहना, सासू माँ का। अभी कल ही मिल के आया हूँ। अब कल बाबूजी मेरे अचानक आए और कल दिन भर बहुत यश कैला, बहुत नाम कैला, बड़ा यश भइल, पैसा तो ठीक बा, यश बहुत कमैला। लोग आते हैं बीच बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लोग, वैसे लोग जो कभी हमारे दरवाजे नहीं आ सकते थे पहले, अब आते हैं। मेरे आने के बाद खबर चलती है आइल बड़ा है, पंकज आए गांव है। अब मैं निकल जाता हूँ, बड़े गुप्त रूप से जाता हूँ और जल्दी निकलता हूँ। पर आते आते मैं गांव में ही एक पत्रकार है, उसको एक बाइट देना ही देना है, नैतिक जिम्मेदारी है, तो वो दे देता है, वो न्यूज़ पे चल जाता है। अब लोग अब उसके बाद गाँव आने लगते हैं, कहाँ हैं, चले गए। तो बाबूजी बोलते हैं, कल बोल रहे थे, बहुत खुश थे कि बहुत यश किए तुम। बीच बीच में वो थोड़ा, मैं कल बिना बताए गया था, परसों बोला था किसी को घर में मत बताओ, सीधे आऊँगा मैं। अब मैं उनको जाके, वो जब मैं आया तो बोले कि हमको नहीं बताया है तुम्हारे भाई ने, किसी ने। मैं बोला किसी को नहीं मालूम था, मैं सरप्राइज़ देने आया था। कहाँ देने? तो अब सरप्राइज़ को भोजपुरी में ट्रांसलेट करने में मेरे पसीने छूट गए कि मैं कैसे बोलूँ आपको। छापा मारने आया था, औचक आया था, अचके आया था, मैं कैसे इसको रूपांतरित करूं और ये समझ लें। मैं बोला ऐसे ही मैं चाहता कि ना बताऊं, मैं बीच में आके देखूं कि आपका व्यवस्था कैसा है। तो इसलिए खैर, हाँ, तो वो वाजिब है, वो सासू माँ का कहना। तो अब आपने एनएसडी भी कर लिया, थोड़े टाइम उसके बाद आप दिल्ली में रहे, गीता कॉलोनी में। फिर अब मुंबई आना है, ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि कोई बहुत पैसे नहीं थे, अगेन मैं बोलूँगी, कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पर किसी गॉडफादर ने नहीं कहा था आ जाओ यहाँ फिल्म मिल जाएगी। तो कैसे ये मूवमेंट हुआ? प्लानिंग करके आया था, ऐसे नहीं आया था, सेल्फ असेसमेंट करके आया था। पत्नी को टीचर ट्रेनिंग करा के आए थे, जो हम प्रीवियस किसी बात में बता चुके हैं। तो वो सारी चाक चौबंद करके आए थे और ये मान के आए थे कि 8-10 साल लगेंगे। अच्छा, आपने सोचा हुआ था? हाँ, साल का? बिल्कुल सोचा हुआ था, कैसे हो जाएगा अचानक, कैसे हो जाएगा? ना सब्र 8-10 साल का रखना। बिल्कुल। और आजकल के इंस्टेंट युग हो गया है ना, खाना भी 2 मिनट में मिल जाता है। 2 मिनट का खाना सुपाच्य नहीं होगा और हेल्दी नहीं होगा। कम आंच पे पकाइए लंबे समय तक, जीवन हो या भोजन, ठीक रहेगा। तो मेरा वो इंस्टेंट नहीं था, बोला 8-10 साल लगेंगे। और तो ये सब करके आए थे मुंबई, सारी तैयारी करके 2004 में 16 अक्टूबर को। लेकिन होते होते अगर कहें 2012 गैंग्स ऑफ वसीपुर, ये दुनिया ने जाना कि पंकज त्रिपाठी कौन है। वो जो 8 साल थे, उसको आज आप कैसे सम अप करना चाहेंगे, या कोई एक उस समय की कोई ऐसी याद कोई आज शेयर करना चाहें आप? बहुत अद्भुत, अच्छे थे। चारकोप में हम रहते थे, हम 3 ही बिल्डिंग बदले हैं, तो बहुत बढ़िया था। पत्नी स्कूल से आती थी, मैं खाना बना के रखे रहता था घर में, 3:30 साढ़े 3 4 बजे खा के बैठते, 6:30 बजा नहीं कि बाइक लेके निकल गए। कब गोराई चले गए, जेट बोट पे बाइक लाद के उस पर गोराई घूमते थे, पगोड़ा। काम कुछ नहीं, ढूंढने तो ऑडिशन दे के आज पता चला है कहीं, तो चले गए। दे के ऑडिशन में ज़्यादा भीड़ लग रही है, बीबी आ जाएगी, खाना रेडी नहीं है, तो मैं छोड़ के आ गया ऑडिशन, कल देंगे परसों देंगे। तो रोज़ अमूमन अपना 12 से लेके 3 के बीच में, उस समय एक चाय की दुकान है वहाँ इन्फिनिटी मॉल के सामने, वहाँ बहुत एक्टर जुटते थे। और तब इतना ईमेल का चलन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वहीं से पता फिजिकल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वे उसके यहाँ कास्टिंग चल रही है, फिल्म बनने वाली है, वहाँ जाओ। वहाँ पहुँचे, दरबान रोक दे, हाँ फिल्म बनने वाली है, बोलो तो शूटिंग करने यूनिट चली गई है, चली गई। हमें हमेशा 90% खबरें तब आती थी जब उनका शूटिंग 50% हो चुका है, तब हम पहुँचते थे। समय का चक्र देखिए, अभी अगले 2 साल बाद जो फिल्म बनेगी ना, उसकी सूचना अब आ जाती है।
कि भाई 2023 दिसंबर में क्या प्लेसमेंट है, कहानी है, सुन लो। तो ये आयरनी कई बार ध्यान आती रहती हाँ है। हाँ बिल्कुल आती है। ये समय है तो धीरज रखना चाहिए, सब दिन होत न एक समान। और ये जो कि जितने भी एक्टर्स ऐसे बाहर से आए हैं जिन्होंने अपने दम पर किया है, ये सबके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का एकदम रूप बदलते देखा कि किसी ने उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया या ध्यान भी नहीं दिया और आज वो आपको बहुत पूछ रहा है, कि आपके साथ भी हुआ? हुआ ही होगा, हुआ है भी, हुआ होगा, पर मैं कोई मलाल नहीं पालता कि आपने उस दिन अच्छा नहीं किया था तो मैं समय आ गया तो अब मैं आपको बदला लूँगा। काहे का बदला? तुम्हारे दादा ने मेरे दादा को मारा था इसलिए मैं तुमसे चिढ़ूंगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब दादा की भी बात नहीं, यहाँ तो अपनी ही है कि मुझे उस वक्त समय था, उन क्यों मुझे कोई भाव देता, तो उस समय था। अब मुझे आई नो कि मेरे बारे में अब धीरे धीरे बातें चलेंगी, मेरे तक पहुँचना कहानी को लेकर बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि मैं कितना पढ़ूंगा, एक व्यक्ति कितना पढ़ेगा। आज भी मैं माफ़ी मांगते रहता हूँ परिचित लोगों से कि यार मुझे और समय दे दो, मुझे टाइम लग रहा है। तो जहाँ तक संभव है, बहुत लोगों को मैं नहीं बोल पाता हूँ ये भी कि नहीं पढ़ पाया। तो ये समय का खेल है। जिन्होंने आपके साथ जब जैसा, अगर अपमानित मैं नहीं होता था, मुझे अपमानित करना मुश्किल है। आप मुझे जितना कुछ भी ह्यूमिलिएट कर लो, कुछ कर लो, मैं अपमानित नहीं होता हूँ। आप गाली दोगे, मैं गाली लूँगा ही नहीं। ये तो बुद्ध ने वाली बात। आप बेइज्जती करोगे, मैं मेरा हुआ ही नहीं, आपने कर लिया हो। मैं सामने वाला आपको उकसाना चाहे ना, और आप ना उकसो, मुस्कुराते रहो, तो उसको ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि यार ये आदमी। मुझे कई लोग, एक दो लोगों को जानता हूँ जो बहुत प्रयास किए कि ये कुछ तिलमिला जाए, कुछ बोल जाए। मैं हंसते रहता हूँ, कोई बात नहीं है, जय हो, आनंद, और जेन्युइन आनंद। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मुझ पे असर नहीं है, क्योंकि एक्टिंग इसमें ज्यादा दिन चल नहीं सकती। नहीं चल सकती है। गुस्सा आ ही जाएगा, अगर मुझे आ रहा है तो आ जाएगा। मुझे साल में एक बार आता है 2-3 मिनट के लिए गुस्सा। साल में एक बार? साल में एक बार 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद उस आदमी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ जिस पे गुस्सा कर दिया, तो कि भाई अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ़ कर दो। क्या बात है। तो इस दौरान मुंबई आके थिएटर किया, मतलब? नहीं, मुंबई आके थिएटर छोड़ के ही तो आए थे मुंबई। तो यहाँ थिएटर बिल्कुल नहीं किया? बिल्कुल। एक आध राजेंद्र गुप्ता सर के साथ में एक प्ले किया, 1-2 शो भोपाल में, बॉम्बे में, इश्तियाक के साथ कभी 1-2 प्ले, बट वो ऐसे टाइम पास कि अभी काम नहीं है, छुट्टी है, नाटक कर रहे, छोटा रोल दे दो, मैं कर लूँगा। क्योंकि यहाँ आके मैं फोकस मीडिया पे ही कर रहा था, सिनेमा पे ही कर रहा था। फिल्म्स करने? हाँ, टीवी शो किया बहुत, 1000 एपिसोड किया होऊंगा मैं। 1000 तो नहीं, लेकिन 600 एपिसोड तो 100 श्योर किया होऊंगा। उससे दोस्ती बढ़ी, कैमरे से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक माइनर अंतर है रंगमंच की परफॉर्मेंस में और सिनेमा के परफॉर्मेंस में, और जो रहते रहते कैमरे के साथ आप उसको समझ लेते हैं। तो अच्छा था बॉम्बे में। बॉम्बे में कुछ मेरी बुरी यादें नहीं हैं, सारी कमाल की यादें हैं। खूब घूमते थे हमारे। आज भी जो मेरा भाजी वाला दोस्त था उस वक्त का आज भी दोस्त है। आज भी जिस दुकान से हम चारकोप में चश्मा लेते थे उसी दुकान से हमारा चश्मा आता है। हमारे पूजा के धूप अगरबत्ती उसी दुकान से आता है चारकोप से, जो 2005 में आता था। आज भी हमने ना, हमारे दोस्त बदले हैं कि मैं, मेरे दोस्त अब कोई और सक्सेसफुल हो गया हूँ तब नहीं, मेरे वही दोस्त हैं जो 2004 में थे, जो दिल्ली से आए थे, मुंबई में आके जिनसे लगातार मिलते थे। तो वही लोग हैं, उन्हीं से मिलते, बातें होती है। घर पे पूजा हुआ तो वहीं आते हैं। ये वाला डिसअपॉइंटमेंट कि भाई लक्ष्य में सीन था आपका और अखबार में खबर वबर भी छप गई थी गांव में, क्या बिहार का और फिर पता चला कि सीन ही पूरा कट हो गया, तो फिर ये वाले डिसअपॉइंटमेंट्स तो झेले हैं ना? वो नहीं झेले हैं कि कट गया, इसलिए थोड़ा ग्लानि हुई कि लोग समझेंगे झूठ बोल रहा है। अखबार में खबर छपने का दुख था, एडिट होने का दुख नहीं था। एडिट तो पार्ट ऑफ द हिस्सा है जीवन का, सिनेमा का। कभी भी किसी का रोल एडिट हो सकता है। एडिटर को लगेगा कि यार इस किरदार के बिना भी ये कहानी पहुंच रही है, लेंथ बड़ा हो रहा है, तो छोटा करने में सोचा जाता है कि किस किरदार को हटाने से कहानी पे असर नहीं पड़ेगा, इनको हटा दो। तो दुख इस बात का था कि लोग समझेंगे झूठ बोला, अखबार में छप गई बिहार में, और लोग बोलेंगे यार, तो लोग मेरे सामने आ गए, ऑडियंस बोल रही है वो जो सरदार है वो बिहार का लाल है, बिहार का लाल पीछे ही बैठा है और देख रहा मैं तो हूँ ही नहीं, ये बोल रहे हैं। वो मैं भी पहली बार देख रहा था ना। हाँ। मुझे भी मालूम नहीं था कि बिहार का लाल इसमें नहीं है। बिहार का लाल कूद गया अशोक सिनेमा पटना में, और ये मान के गया कि पिक्चर खत्म होने के बाद आजू बाजू वाले से देखेंगे। हाँ, हाँ। कौन फिल्म में था, क्या कौन फिल्म में इसमें वो, तो ये सब सोच के गया था कि हो सकता है बाजू वाला खुसफुसा के पूछे। ये हुआ ही नहीं, बिहार का लाल चुप।
तो बिहार का लाल उस दिन भी दुखी निराश निराश सिर्फ न्यूज़ के लिए था कि यार कोई जो जानने वाले, बाकी तो कोई जानता नहीं था मुझे, तो मेरे रिश्तेदार घर वाले कोई पढ़े होंगे तो बोलेंगे झूठ बोल रहा है क्या। 15 साल 8 साल तक गांव जाता था तो गांव के लोग, कुछ लोग देखते थे अजीब सी दृष्टि से, मुझे लगता था इनको लग रहा है कि ये फिल्म में इतना आसान बा फिल्म में आ गई का, कुछ करत हुई है, बहुत काम होला वो में। ऐसी भी बातें कभी सुनने को पड़ी कि देखो बीवी कमा रही है और ये कुछ नहीं कर ना रहा है? ना ऐसे कोई नहीं सुना। ऐसे कुछ कोई बात नहीं। हाँ चलिए आपको एक मैसेज सुनवा देते हैं। मुझे पंकज ने जब हम मास्टर्स कर रही थी मैं, तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम बीएड कर लेना, बिकॉज इट विल बी ईजियर घर चलाने के लिए। एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मुझे नौकरी करनी ही थी, मुझे घर चलाने के लिए या करियर के लिए जो भी है, आई हैड टू वर्क। एंड पंकज चोज अ वे विच अ करियर विच डेफिनेटली हमें पता था कि हमारे पास कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जमी जमाई फिल्म इंडस्ट्री में इंसान नहीं है जो जाते ही रोल दे देगा, और वो होता भी नहीं है। ये बोलना भी गलत है कि कोई किसी को रोल दे देगा और वो कोई बहुत बड़ा हीरो और एक्टर बन जाएगा। बट हमारे पास कोई ऐसी, मतलब जब हम गए वहाँ और मैंने जब नौकरी शुरू की, अगेन मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पति का प्यार है और उसका बड़प्पन है कि उसके जीवन में अगर किसी एक पत्ते ने भी योगदान दिया है तो ही डजंट फेल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन एंड दैट थिंग। मैंने नौकरी की एंड घर चलाया, बट उसने घर संभाला, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, मुझे चाय बनाने भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से माँ परेशान रहती थी कि कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। तो घर का सारा संभालना उसके हाथ में था और मेरे हाथ में पैसा कमाना था। सो आई थिंक हस्बैंड वाइफ वही होता है ना कि एक ये संभाले और एक ये संभाले, तभी तो बैलेंस रहेगा। जिस सिचुएशन में इंसान उस समय जो रह रहा है उसको ये चीज़ें स्ट्रगल नहीं लगती हैं, बिकॉज़ वो उसके दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स हुए, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके रिश्तेदार हुए, वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अरे हु इज़ ही, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वो एहसास कराते हैं। बट मुझे और मेरे पति को, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है वो भी ये सेम बात ही बोलेंगे, हम दोनों को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना घर चला रहे थे। हम दो लोग जिन्होंने 11 साल प्यार किया, 11 साल के बाद शादी की, जो बहुत सॉर्टेड थे कि हम जाके, मैं नौकरी करूँगी जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता है, उसके बाद जैसे होता है हम सेटल आउट कर लेंगे। सो मेरे पास स्ट्रगल के नाम से आई हैव बीन ट्राइंग टू रीथिंक, कई बार कई सवाल मैंने ऐसे सुने हैं कि स्ट्रगल का किस्सा। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे पास स्ट्रगल जैसा शब्द मेरे डिक्शनरी में, हम दोनों के डिक्शनरी में नहीं है। या हमारे पास कोई ऐसे रोने वाले किस्से हो, नहीं, हम बहुत खुश थे। हाँ, ये सही बोली, यही किस्सा है। तो हम दोनों का ऐसा कुछ नहीं, बहुत, हाँ, ये बहुत स्ट्रांग महिला है, बहुत कद्दावर। मैं कई बार मैं इमोशनली थोड़ा भावुक हो जाऊं, ब्रेक हो जाऊं, ये नहीं होती है जल्दी। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। तो बट वो ज़रूरी है, वो स्ट्रांग है तो उनके साथ मेरे जैसा व्यक्ति का होना ज़रूरी रहता है। और मैं इतना सहज हूँ कि मैं ठगा भी जाऊँ तो मेरे साथ उनका होना भी, तो जो ईश्वर ने मिलाया है वो ठीक ही मिलाया है। जी चलिए, लास्ट में मेरा, लेकिन एक रैपिड फायर करना है आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक चीज़, एक व्यक्ति जिसने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया, क्योंकि भाई आप कहते हैं कि पड़ोस के गांव का था मनोज वाजपेयी, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर आपके होटल में कहीं रुके तो आपने उनकी चप्पलें रख ली। मुंबई में आपसे पहली मुलाकात कब हुई उनसे? जब आप तो याद नहीं है, वासेपुर के सेट पे आई थिंक पहली बार, वर्कशॉप में शायद, वासेपुर शूटिंग के पहले एक वर्कशॉप किए थे हम लोग, कश्यप साहब ने, उसमें हुआ था शायद, उसी में रीडिंग के वक्त। हाँ, बट कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं जाके, जैसे अपने इलाके के हैं तो इनसे थोड़ी मदद मांगूं, ऐसा कभी आपने किसी के साथ? कभी नहीं। मैं किसी भी जानने वाले से, और मैं कभी भी किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति के प्रयास भी नहीं किया कि मैं इनका क्लोज हूँ, मैं इनके गुड बुक्स में आ जाऊँ, चाहे मैं इनके ऐसा व्यवहार करूँ कि ये मुझे पहचानने लगें।
कुछ लोग बोलते थे कि पार्टी में जाया करो, टीवी में क्रिएटिव्स लोग आते हैं, वहाँ पार्टी में जाओ, उनसे घुलो मिलो, पार्टी करो, काम ऐसे नहीं मिलता है। मैं कभी किसी फिल्मी पार्टी में न स्ट्रगल में गया हूँ न बाद में जाता हूँ। बहुत दबाव हो, बहुत ज़रूरी हो, सक्सेस पार्टी तो मुश्किल से जाता हूँ। एक तो देख ही रहे कितना आप दूर आ गया वैसे भी। तो मैंने प्रोफेशनली कोई भी रिश्ता नहीं बनाया है। जो है अपने पुराने, जो हृदय से है उसको नमस्ते करता हूँ, इसलिए नमस्ते नहीं किया हूँ जीवन में कभी कि ये मुझे काम देंगे। मन में आदर है, कर लो। मैं बहुत भीड़ में, बहुत सामाजिक माहौल में थोड़ा असहज हो जाता हूँ। मुझे लगता है मुझे क्यों मत बुलाओ यार, मैं ठीक है, मैं अपने स्पेस में छोटे में, मैं जितने जैसा एक्टिंग करता हूँ, मेरे किरदारों में जैसे दिखते हैं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट, चुप रहने वाला। चूँकि दर्शन पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, चिंतन करता हूँ, तो इंटरव्यू में बहुत बकवास कर लेता हूँ। बकवास नहीं, आपका आगे एक शब्द इतना कीमती है। क्योंकि कई बार वो लगता है ना कि यार मैं अपने अनुभव को, एक मीडियम है, इन मीडियम से अपने अनुभवों को रखेंगे। कोई बच्चा के जीवन में तनाव चल रहा हो, क्राइसिस चल रही हो, तो हो सकता है कि मेरी बातों से हिम्मत मिलेगी कि दुनिया ये उतनी भी अच्छी नहीं है जितना अच्छा हम समझते हैं, दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना बुरा हम समझते हैं। ग्रे है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक रखना है, बाकी तो लोभ, लालच, प्रेम, ईर्ष्या, बड़प्पन, अच्छा बुरा सब है। अब कभी लोगों को कोई ऐसा कहने वाला भी है कि देखो अब आज तो बड़े आदमी हो गए हैं, बहुत पैसा आ गया है, पंकज बदल गए हैं, कोई? नहीं, एक मेरा दोस्त है, वो बहुत ही क्लोज है, लोग काफ़ी जानते हैं, तो उसने बड़ा अच्छा किस्सा बताया। बोले कि उसके पास रोज़ वीडियो के मैसेज आते हैं, भैया हमको एक वीडियो बना के भेज दो जन्मदिन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो वो अब वो भी लगता है भाई अब मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, शूटिंग एवरीडे करता हूँ 30 दिन। तो बोला भैया को मैंने बहाना कर दिया पिछली बार कि अब मेरे से भी उनकी बात नहीं होती है, तो मेरे को बोलना अब ठीक कैसे बोलूँ मैं, आजकल वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो सब तुरंत वो बोल रहा कि मुझे भी लगा था कि वो स्टार हो गए हैं कि उनका ना बदल गया है रवैया। मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा बहाना किया, मेरे से पहले सामने वाला व्यक्ति तैयार था कि हाँ वो अब लगते हैं बदले हुए। हम मानना ही चाहते हैं कि बदल ही गए होंगे, बट कोई नहीं समझता है कि व्यस्तता भी एक चीज़ होती है। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं हर SMS का या हर ट्विटर पे आए मैसेज का रिप्लाई मैं इंस्टेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया दिन में के आखिरी पहर में सोने के पहले 1 घंटे देखता हूँ। रिलीज आने के समय, अब रिलीज के समय मैं लड़के को लगा देता हूँ एक, अभी तक नहीं था कि भाई तुम ट्रेलर डालते रहना, मेरे को नहीं देखना, नहीं पढ़ना है जाके क्या हो रहा है। तो व्यस्तता को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल सोशल मीडिया के जैसे आपने जिक्र किया, बहुत फिल्म इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है, हमें पता है किसके क्या व्यूज़ हैं, कौन लेफ्ट कौन राइट के, वो आपका मैंने देखा कहीं पर भी गलती से भी आपका कोई पॉलिटिकल व्यू या कई बार कोई इंसिडेंट हो गया उस पर ही लोग राय दे देते हैं कि भाई ये गलत हुआ। एक कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं, अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ या अपनी राय किसी सामाजिक मुद्दे पर नहीं रखनी है? हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहले स्टेट आइकन बिहार का था, अब नेशनल हूँ, तो वहाँ एक चीज़ लिख के देनी पड़ती है वो मेल पे कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं है। अगर हम प्लस मैं स्टोरी टेलर हूँ, मेरा काम मैं एक्टर हूँ, तो हो सकता है कि मैं जिस किस्म मुझे जो समाज को कहना है ना, या तो मैं अपने कहानियों के द्वारा कहूँगा या ऐसी बातचीत के द्वारा कहूँगा, और बिना अपॉलिटिकल हुए भी, अपॉलिटिकल रह के भी आप अपनी बात कह सकते हैं। आजकल हमारी समस्या हो गई कि हमारी हर संवेदना का घटना होने के सेकंडों के अंदर आपने अगर एक्सप्रेस नहीं किया सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना को, तो आप संवेदनशील नहीं है। मैं उसके खिलाफत में हूँ। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में सैलरीड एम्प्लॉई 1000 रखा होगा, अनसैलरीड एम्प्लॉई हम सब हैं करोड़ों, तो मुझे वो अनसैलरीड नौकरी नहीं करनी है। मेरे विचार मेरे पास है, मेरी संवेदना मेरे पास है। अपार दुख होगा उसको मैं प्रकट कर दूं, अपार खुशी भी नहीं प्रकट करता हूं मैं, दुख ही नहीं। मेरी सारी भावना वहाँ रखने की चीज़ नहीं है। और वो जो भी रखो वो कोई ना कोई एक तबका होगा जो नाराज होगा, तो वो ट्रोलिंग। मिस इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। आप बोल दीजिए कि आम अच्छे हैं तो इमली खट्टे है, कोई आके बोल जाएगा। सोशल मीडिया वो खेत है जहाँ कोई भी आके किसी के खेत में पुदीना बो सकता है, और कोई दूसरा आके उस पुदीना को उखाड़ के और दूसरे के खेत से नींबू लेके वो शरबत बना के पी सकता है। तो जय हो, मैं उससे। खैर चलिए, लास्ट में आपका एक रैपिड फायर किया जाए। हाँ। सिनेमा या OTT? बोथ। एक्टिंग। गोपालगंज या मुंबई? दोनों।
अब तो आप सब में दोनों कह देंगे तो कैसे होगा रैपिड फायर? यात्रा है ना, यात्रा है ना, यात्रा। गोपालगंज मुंबई नहीं, यात्रा। अच्छा, धर्म या अध्यात्म? अध्यात्म। आप अपने आप को आध्यात्मिक ज्यादा मानते हैं, धार्मिक कम? ये अंतर हो ही नहीं सकता है ना। आध्यात्मिक जो होगा वो, उसको कैसे आप मछली को जल से कैसे हटा सकती हैं? बॉलीवुड के दोस्त या गांव के दोस्त या एनएसडी के? एनएसडी के दोस्त, एनएसडी के। उनके साथ हम ग्रो किए हैं, बतौर व्यक्ति ग्रो किए हैं। लिट्टी चोखा या मछली भात? लिट्टी चोखा। अवार्ड या बॉक्स ऑफिस सक्सेस? बॉक्स ऑफिस सक्सेस, उसके बाद अवार्ड मिल ही जाएगा उसको। जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर अगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिला तो अवार्ड। दोनों। फेवरेट कंटेम्प्ररी एक्टर अभी आपके साथ? बहुत है, मतलब किसको बताऊं। इश्तियाक बहुत अच्छा करता है, मेरा तो बैचमेट ही है वो। तो किसी से आप इनसिक्योर फील करते हैं कंपटीशन? ना 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 ना, अभिनय वो चीज़ है जिसमें दो पहलवान नहीं लड़ते हैं कि उसको पछाड़ना है। बेस्ट एक्टर क्या होता है? 9 सेकंड में। सुपरस्टार्स के तो बड़े झगड़े चलते हैं। रनर हो सकता है कि जिसने 9 सेकंड में रनिंग, वो बोल्ट जो है 100 मीटर किया, वो दुनिया का बेस्ट धावक है, क्योंकि जितने आए थे उसमें 9 सेकंड में उसी ने किया। अभिनय का कोई पैरामीटर ही नहीं है ना। बेस्ट एक्टर कैसे? एक पैरामीटर क्या है एक्टिंग का? कुछ नहीं है। बट आपका कोई, अच्छा सुपरस्टार्स में ये जो हीरोज होते हैं उसमें आपका सब मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री मीडिया बाजी और हाइप बनाने में मास्टरी है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के पीआर एजेंसी है, बिना मतलब का हम स्टोरी गॉसिप कुछ और लीक हो गया। आजकल मैं, आप देखो ना, मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ राम, और यूट्यूब पे 20 अलग अलग चैनल उसको पंकज त्रिपाठी ने ये कहा, अपने अपने किस्म से व्याख्या करते हैं। मुझे दिखता है मतलब कोई बात नहीं, करने दो, ठीक है। तो वैसे ही सिनेमा वाले ये पीआर वीआर के मामले में बहुत ये है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पीआर और मीडिया से, मैं खुद चाहता था कि लोग मेरे बारे में लिखें, छपें। कोई पहले नहीं लिखता था, छपता था, अब आजकल खूब छपता है, खूब, कई बार कुछ भी छप जाता है। क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें तब भी शिकायत होती है और अब भी हो जाती है कभी, जब नहीं, जब कोई नहीं, मुझे तब से दुख होता था, अभी दुख नहीं होता, मतलब ठीक है। लेकिन कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, मतलब कोई एक? कोई एक नहीं है। कुछ अच्छा, पहले पुराने जमाने के? पुराने इरफान साहब, इरफान खान साहब थे, और मनोज भैया थे, ओम पुरी जी थे, पंकज कपूर जी हैं। तो अभी के पीढ़ी में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं फेवरेट। बहुत अच्छा काम किया, इश्तियाक अच्छा लगता है मुझे। मैं परितोष को ये एक सीरीज में अभी साथ में हमने काम किया कॉमेडी शो में, उसका ह्यूमर देख के मैं चकित रह गया। मैं उसको कभी वैसे नहीं देखा था। मैं बोला भी कि यार तुम विलक्षण हो। पता चला लिखता भी है बहुत बढ़िया। तो बहुत अभिनेता हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं। देवेंदु अच्छा लगते हैं, रसिका दुग्गल बहुत बढ़िया लगती है। जैसे ये खान्स एंड कुमार्स और इन सब, इनमें आपका कोई फेवरेट नहीं है? जब मैं दर्शक था तब पसंदीदा थे, अब मैं दर्शक नहीं हूँ ना, अब तो एक्टर हूँ मैं भी। अच्छा। तो जब दर्शक था तो ऑफ कोर्स हम इनकी फिल्में देखते थे और बेहद पसंद करते थे। अब मेरा मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में नहीं देखता हूँ, लगभग नहीं। मैं देखता हूँ इंडिपेंडेंट स्पेस की छोटी फिल्में। फेवरेट किताब आपकी कौन सी है? बहुत सारी है। राग दरबारी है, अभी आजकल मुर्दहिया मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, भेजा था, तो वो पढ़ रहा हूँ। अद्भुत किताब है वो, तुलसी राम जी की यात्रा। ऑल टाइम फेवरेट राग दरबारी? राग दरबारी ऑल टाइम फेवरेट है, यस। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? रेणु जी की तीसरी कसम बोल सकती हैं, फिल्म भी और कहानी भी। तीसरी कसम, रेणु जी। आपकी जीवनी जब लिखी जाएगी तो उसका नाम क्या होगा? क्या होना चाहिए आपको लगता है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पब्लिकेशन वाले तय कर लेंगे। नहीं, बट आप अपने जीवन को किसी, मैं वैसे अपने जीवन को हेडलाइन की तरह नहीं देख पाता हूँ कि मेरे जीवन का ये टैगलाइन है, ऐसा होगा, तो मैं नहीं देखता हूँ कभी भी। मुझे लगता है जीवनी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इतने प्रवचन बातें कर लेता हूँ, सबको दिख जाएगा इसी सब के माध्यम से, फिर कौन किताब पढ़ेगा। पहली आमदनी? 1700 रुपये। 1700 रुपये, हाँ। एक टीवी में कुछ किया था, उसमें कमाया था। कब याद है? 2003 में, 2-3 में। फेवरेट टाइम पास अगर फ्री टाइम होता नहीं आपके पास? चिड़िया देखता हूँ यहाँ से बैठ के। जिस दिन फ्री रहा वॉक करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और खाना बना लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, खाना भी बनाते हैं। एक सपना जो अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन करना चाहते हैं पूरा?
खेती करना है मुझे मुंबई के आसपास। मुंबई में मतलब गोपाल? हाँ, गोपालगंज में बहुत दूर है ना, तो वहाँ जाके खेती करके आने में रोज़ फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो ऐसा कि मैं अपने खेतों पे 10 किलोमीटर में 1 घंटे में पहुँच जाऊँ, खेती कर लूँ, फिर आ जाऊँ। तो ये तो कोई बहुत मुश्किल सपना नहीं है, बहुत तो आप मुश्किल कभी भी नहीं है। पूरा कर सकते हैं। हाँ, हाँ। कोई और इम्पॉसिबल ड्रीम जो नहीं, ऐसा अभी कुछ पूरा नहीं हुआ? कोई बड़ा ड्रीम नहीं है। ठीक है, पहला ऑटोग्राफ मुझे याद नहीं है कौन लिया था ना। ठीक है, आखिर में लोग कैसे आपको याद रखें, आप क्या चाहेंगे? मुझे याद रखना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, मेरे काम से ही याद रखेंगे ऑफ कोर्स, जिस किस्म की सिनेमा कहानियाँ करता हूँ। और मैं ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुझे याद रखने की आवश्यकता है, हम ना किसी वंशज के हैं, तो यही है। चलिए, आपके लिए आखिरी मैसेज। क्या हाल चाल है पंकज? अरे वाह, रोज नए काम कर रहे हो, इश्तियाक का नाम नहीं आ गया। नए नए बेहतर बेहतर कैरेक्टर कर रहे हो, बड़ी खुशी होती है। तुम और क्रूज पे पहुंचो, यही दुआ है हम लोगों की। और जैसे तुम झटके नए काम देकर दे रहे हो, वैसे तुमने एक बार याद हो अगर तुम्हें कि जब तुम्हारी शादी थी, शादी तो हालांकि याद ही रहती है इंसान को। तो कलकत्ता पूरा टूर गया था NSD का, उस समय तुम आए और तुमने बोला यार सोच रहे हैं सारे बैचमेट यहाँ हैं, तो शादी ही कर लेते हैं। तो ये सत्य है। इसका क्या मतलब, क्या तो मतलब अगर हम लोग नहीं होते तो शादी नहीं करते क्या? कहले नहीं यार, अगर शादी कर लेंगे तो तुम सारे लोग रहोगे। हाँ, तो ऐसे तुमने हम सबको बुलाना पड़ेगा ना, सेट किया, और फिर किस तरीके से हम लोग डांस करते हुए गए। बहुत नाचा और था। झटका देना तो तुम्हारा काम है, और पॉजिटिव जो झटका तुम देते हो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे ही खुश रहो हमेशा, और सबसे बड़ी बात, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि वही रूप हम लोगों को तुम्हारा पसंद है। ये इश्तियाक है, हमारा मेरा बैचमेट है, और मैं श्योर हूँ मैं कि जिसकी कहानी आप जब इसको कंपाइल करेंगे जी कभी ना आगे चल के, मतलब मेरी जर्नी, मेरी यात्रा हो सकता है कुछ ना लगे जब आप इश्तियाक की यात्रा को देखेंगे। मैं देखा हूँ पन्ना से लेके इसका भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे तक की जर्नी। हम बैचमेट थे, एक आई थिंक 1 साल रूममेट भी थे, रूममेट थे या कि बाजू के रूम में था, याद नहीं आ रहा है। NSD में फर्स्ट ईयर में एक डॉर्मेट्री में थे हम लोग, सेकेंड ईयर में मेरा रूममेट कौन था, OP के रूम में था, OP अभिनय के रूम में। थर्ड ईयर में योगेश था, फिर बाद में उसको भी हटना पड़ा क्योंकि पत्नी आ गई। हाँ, ये नहीं था, मेरे पड़ोस का रूममेट था, बट वैसे हम बहुत क्लोज थे। NSD मंडी हाउस के शाम को किसी न किसी कल्चरल एक्टिविटी में हम दोनों होते थे, डांस हो, गायकी हो, शाम हमारी लाइव परफॉर्मेंस में जाती ही जाती थी। तो बहुत अच्छी जर्नी है इसकी, और उतना ही विलक्षण अभिनेता है और संवेदनशील व्यक्ति है। क्या बात है। आज मैं हमारे सारे व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, लगातार 2-2.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। पंकज जी ने आज खाना नहीं खाया, बट थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बीच में मैं मतलब आपने हंसाया भी, रुला भी दिया, भावुक भी कर दिया, बट बहुत अच्छा लगा, और आप वाकई बहुत बेहतरीन इंसान हैं। जी जी, शुक्रिया रिचा। मैं आपके जब पहले एपिसोड देखता था, और मैं खुद बहुत रोया हूँ आपको देख के, आपकी कहानियाँ, और इतना सौम्यता से आप इतना भावनात्मक कहानी कहती हैं, तो मैं आज ये तय करके बैठा था कि मैं रोऊंगा नहीं, कि मुझे मालूम है कि ऐसे क्षण आ जाएंगे तो उनको रोना नहीं है, उनको ऐसे ही स्किप कर देना है, जीवन तो यही है। पर आप बहुत अच्छा करती हैं, मेरी भी शुभकामनाएं है आपको, और थैंक यू। काफ़ी 2-2.5 साल के लुका छुपी के बाद गांव में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। ये बातचीत गांव में होने वाली थी मेरी, और मैं प्लान करके नहीं पहुंच पाता हूँ, बीच में कोविड आ गया, नहीं चल पाता। और कोइंसिडेंट देखिए कि कल ही मैं गांव में था। मैं आज वही सोच रही थी कि देखो गांव में बात नहीं पाई। आपके थोड़े छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से, जो आप हमेशा जिंदगी में ऋचा को याद रखें। ये इसके लिए याद रखूंगा, ये बहुत ही कमाल है। ये बहुत, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये पेपर मुझे दोबारा जीवन में देखने को मिलेगा। NSD में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी घटना थी। ये हमें पता चला कि आपको अभी भी गमछा पहनने मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी गांव से खादी लेके आया हूँ, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है ये गमछा। वो मैं अब आज ही कल गांव से लाया हूँ गमछे। दिवाली का टाइम है, हमने सोचा आपको के लिए दिए लेकर आए हम। धन्यवाद धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली, अगर दिवाली में एपिसोड आएगा उसके आसपास तो। ये मुझे पता नहीं आप पहनेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्यों नहीं पहनूंगा, की टी-शर्ट है, वो जरूर पहन लूंगा। L है कि M है? L है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हट जाएगा जिंदगी में 3-4। कभी आप
जिंदगी विद ऋचा। ये जिंदगी ऋचा की कैप है वाह। आपके लिए, बहुत सारे छोटे छोटे तोहफे। शुक्रिया ऋचा जी। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट तुलसी का स्टिकर पौधा। चिपका दिया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बताइए, इनकी ब्रांडिंग की बहुत चिंता है, स्टिकर चिपका था कि नहीं। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसी को हम पानी देंगे रोज और आपको याद करेंगे।